गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिर से आज पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा टॉपिक 1 अभी चल रहा है। टॉपिक 1 में हमें पढ़ना है कि यूरोपीय कंपनियों से कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और भारत में व्यापार करती हैं। तो इसी क्रम में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आता है, फिर डच आता है, और फिर अंग्रेज़, फिर डेनिश और फिर फ्रांस। तो हमने पुर्तगाली वाला चैप्टर पढ़ लिया है, डच वाला पढ़ लिया और अंग्रेज़ वाला अभी हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आता है 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। और केप ऑफ गुड होप का रास्ता जब नहीं पता था तो भी स्थल मार्ग से व्यापार होता था दोनों देशों के बीच में। बट क्या होता है, जब वो ऑटोमन साम्राज्य का वहाँ पे विस्तार होता है और कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है तो उस मार्ग को बंद कर दिया जाता है, जो कि स्थल मार्ग था एशिया और यूरोप को जो जोड़ता था। और जब वो स्थल मार्ग बंद हो जाता है तो अन्य कंपनियां जो हैं वो भारत के आने के लिए समुद्री मार्ग का रास्ता अपनाते हैं। और इसी क्रम में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का रास्ता खोज निकालता है और उसके बाद वो भारत आने लगता है। और उसी क्रम में उसको देख करके अन्य कंपनियां भी भारत आने के लिए प्रेरित होती हैं, क्योंकि यहाँ से जब वास्को डी गामा वापस यूरोप जाता है तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। इसको देख करके भी और सारी कंपनियां भारत आने लगती हैं। पहले डच आता है और डच के बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज़ों की एक व्यापारी कंपनी थी जिसको उन्होंने अपनी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था, और महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में उसी कंपनी को ये चार्टर बना करके दिया था कि अंग्रेज ही सिर्फ अब भारत में समुद्री मार्ग द्वारा अपना व्यापार कर सकते हैं। 15 वर्षों के लिए चार्टर बना के दिया गया था। लेकिन और कंपनियां क्यों मानने वाली थी इस आदेश को? वे सारी कंपनियां भी आती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं हम अब कि अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कैसे कैसे हुआ। तो हमने पिछले वीडियोज़ में इसको पढ़ा है, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में ईस्ट इंडिया का कंपनी का विस्तार। तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार पढ़ना है आज, जो कि 1600 से 1858 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे। 1600 से 1858 ईस्वी के बीच का टाइम था ईस्ट इंडिया का विस्तार का। प्रारंभिक दौर 1600 से 1757 1757 तक हमें पढ़ना है। प्रारंभिक दौर था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर माना जाता है। 1600 से 1757 ईस्वी के बीच पहले व्यापारिक उद्देश्य से भारत आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य पहले भारत पे शासन जमाना नहीं था, बल्कि व्यापार करना था। तो प्रथम चरण में पढ़ेंगे हम लोग कि व्यापार ही उसका उद्देश्य था। और सूरत में पहला कारखाना 1660 में ये कंपनियां बनाती हैं। अंग्रेज जब भारत आते हैं तो यहाँ पे कंपनियां बनाते हैं व्यापार के लिए। तो कौन कौन सी कंपनियां बनी थी उसको देखेंगे हम लोग। सूरत में पहला कारखाना 1660 में बनता है, मद्रास में 1639 और बॉम्बे में 1668 में, और कलकत्ता में 1690 में। तो ये चारों जगह अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनियां स्थापित की थी व्यापार के नज़रिए से। मुगलों से फरमान व्यापारिक विशेषाधिकार। और जब भारत आती है अंग्रेजी कंपनी तो उस टाइम में पुर्तगाली भी थे, और पुर्तगाली और भारत में पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच व्यापारिक मार्ग के लिए स्थलों के लिए युद्ध होने लगे। और इसके बाद क्या होता है, वो मुगलों से अपना विशेषाधिकार लेने में भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पुर्तगाली कंपनी भारत में थी जो कि बहुत मजबूत स्थिति में थी। और अंग्रेज मुगलों से फरमान लेकर व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। उनको बहुत सारी छूटें मिल जाती हैं। जब मुगलों का विशेषाधिकार अंग्रेज़ों को मिलता है तो अंग्रेज़ों को व्यापार के लिए बहुत सारी छूटें मिल जाती हैं। फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली से प्रतिस्पर्धा। और अंग्रेज़ जब आते हैं तो अंग्रेज़ के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी कंपनी भी आएंगी। तो क्या होगा, ये सारे आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, ये सारी कंपनियां यूरोप में भी अपनी कंपनियां बना रही थी, उसके बाद वो भारत आती थी। तो डच से पहले अंग्रेज़ अपनी कंपनी बनाते हैं, लेकिन डच पहले भारत में आते हैं और अंग्रेज़ बाद में आते हैं। तो फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के बीच अनेक युद्ध हुए थे। वांडीवास का युद्ध, ये सारा युद्ध हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज़ों के बीच डच और अंग्रेज़ों के बीच वेदरा का युद्ध भी हुआ था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारा युद्ध हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों से प्रतिस्पर्धा हो रही थी, कंपटीशन हो रहा था व्यापार में अपना राज कायम करने के लिए अंग्रेज़ों का। उसके बाद ये पहला फेज हो गया प्रारंभिक, और फिर दूसरा हम लोग को पढ़ना है
महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक विस्तार। तो अंग्रेज़ों ने अपने प्रारंभिक दौर में व्यापार करने के लिए कंपनियां बनाई और अनेक कंपनियों जो कंपनियां भारत आ रही थी उनसे युद्ध शुरू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार करने के दौर में पहले प्रारंभिक दौर में कंपनियां स्थापित की और अपने समकक्ष जो भी कंपनियां आ रही थी उससे युद्ध किए। सैन्य और राजनीतिक विस्तार, अब दूसरा दौर था सैन्य और राजनीतिक विस्तार 1757 से 1857 के बीच। अब हम लोग देखेंगे कि 1757 से 1857 के बीच क्या होता है। तो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। अब कौन कौन से युद्ध हुए थे एक नज़र डालते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में, नवाब सिराजुद्दौला पर विजय और बंगाल पर कब्जा। प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज़ों के बीच और नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है वो एक निर्णायक युद्ध होता है और अंग्रेज़ों को पता चल जाता है कि वो अब भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का रास्ता साफ हो गया था भारत में अपना आधिपत्य जमाने का। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में होता है और नवाब सिराजुद्दौला को उसके सेनापति ने धोखा दे दिया था, जिसके चलते इनका पराजय होता है। नवाब सिराजुद्दौला पर विजय, बंगाल पर कब्जा। नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके अंग्रेज़ बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। और ये प्लासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लासी में हुआ था, प्लासी जगह का नाम है और यहाँ पे युद्ध होता है, इसलिए इसको प्लासी का युद्ध कहते हैं, जो कि 1757 में हुआ था और एक निर्णायक युद्ध रही। बक्सर का युद्ध 1764 में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है जिसमें अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। फिर मैसूर का युद्ध होता है 1767 से 1799, 1767 से 1799, 1767 से 1799 में मैसूर युद्ध होता है। सुल्तान की हार होती है। मैसूर का युद्ध भी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और अंग्रेज़ अपना यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाते हैं और अपने स्थान को बनाने में सफल हो जाते हैं। फिर मराठा युद्ध 1775 से 1818 ईस्वी में, 1775 से 1818 ईस्वी के बीच मराठा युद्ध होता है। मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। सिख युद्ध 1845 से 1849 के बीच पंजाब पर कब्जा हो जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो कि बहुत निर्णायक थे, काफ़ी निर्णायक रहे। अगर इसमें अंग्रेज़ों की जीत नहीं होती तो अंग्रेज़ भारत पे शासन करने में सफल नहीं होते, परंतु ये युद्ध बहुत निर्णायक रहे जिसमें जीत करके अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि वो भारत पे शासन कर सकते हैं, ना कि व्यापार कर सकते हैं। तो ये युद्ध थे महत्वपूर्ण, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध और सिख युद्ध। फिर हम लोग देखेंगे अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक नियंत्रण कैसे बढ़ाया। दीवानी, राजस्व प्लस निजामत, कानून व्यवस्था दोनों पर नियंत्रण। तो अंग्रेज़ों ने दीवानी पर भी नियंत्रण कर लिया, जो कि राजस्व वसूला जाता था, कर वसूला जाता था। राजस्व की वसूली पर भी अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार हो गया और निजामत जो कि कानून व्यवस्था थी उस पर भी अंग्रेज़ों ने अपना पूरा अधिकार कर लिया। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था पर अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार हो चुका था। उसके बाद रेजिडेंट सिस्टम लागू। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी सलाहकार, मतलब रेजिडेंट सिस्टम अंग्रेज़ों ने लगाया था। भारत में अगर किसी को सलाह लेना था तो अंग्रेज़ नियुक्त किए जाते थे। भारतीय राज्यों में अंग्रेजी सलाहकार नियुक्त किए जा रहे थे। तो रेजिडेंट सिस्टम अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लगाया प्रशासनिक व्यवस्था पर अपना पूरा अधिकार जमाने के लिए। सहायक संधि अपनाई गई, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली नीति, सहायक नीति अंग्रेज़ों ने लाई। सहायक नीति का उपयोग करके ये इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्णतः अपने हाथों में कर लिया। हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की नीति। हड़प की नीति हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि वो कैसे हड़प लेते थे किसी राजा की धन संपत्ति को और अपने राज्य में मिला लेते थे, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने निकाला था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, ये हमें आगे पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक हम लोग सहायक संधि, हड़प नीति, ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। और उसके बाद आर्थिक शोषण, अंग्रेज़ों ने आर्थिक शोषण किया। कृषि कर में वृद्धि, किसानों का शोषण, कृषि कर में वृद्धि कर दिया। बंगाल में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जगहों पे क्या किया था, कृषि कर में वृद्धि कर दी थी और किसानों पर अत्याचार कर रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था।
किसानों से अत्यधिक मात्रा में कर लिया जा रहा था। भारत से कच्चा माल ब्रिटेन और तैयार माल भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था, भारत से कच्चा माल जो है वो ब्रिटेन भेजा जाता था और ब्रिटेन से तैयार माल भारत लाया जाता था। इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और कारीगर परेशान थे और वो अपने व्यापार को छोड़ के भाग रहे थे। भारत की कुटीर और हस्तकरघा उद्योग ध्वस्त। भारत में जितनी भी उद्योगें थी, कुटीर उद्योग थी, हस्तकरघा उद्योग थी, वो सारी ध्वस्त हो रही थी और कारीगरों की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। 18वीं और 19वीं सदी में भयंकर अकाल, और इसका ये नतीजा निकला कि जैसे ही अर्थव्यवस्था चरमराई, किसान शोषित हो रहे थे, किसानों का शोषण हो रहा था और उसी टाइम में बहुत भयंकर अकाल आता है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस अकाल में बहुत सारे किसान मारे गए और बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी 18वीं और 19वीं सदी के भयंकर अकाल में। तो इस तरह से अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे थे, मानसिक शोषण कर रहे थे और उनका सारा कुछ यहाँ पे नष्ट होता हुआ नज़र आएगा अंग्रेज़ों के द्वारा। भारतीय कारीगरों, भारतीय किसानों और भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। भारत के बंगाल पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब का अधिकार मिल जाता है तो उसके बाद जो भी पैसा था वो अंग्रेज भारत का पैसा भारत में ही यूज करने लगे और भारत का जितना सामान था वो विदेशों में भेजते थे, यूरोप में, और यूरोप से तैयार माल को लाके फिर भारत के बाज़ारों में महंगे दामों में बेचते थे। तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जैसे कि भारत से 10 रुपया में वो कपास खरीदते थे और जब वो तैयार कपास से कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसको भारत के बाज़ार में ला के 100 रुपये में बेच देते थे। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह। अब ये सब जो लंबे टाइम से अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे तो इसी से 1857 ईस्वी का विद्रोह पनपेगा। सैनिक असंतोष, सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण के कारण भारतीय लोगों के मन में बहुत दिनों से गुब्बार था, बहुत दिन से गुस्सा था जो कि फूट पड़ता है। 1857 ईस्वी की क्रांति में मंगल पांडे से शुरू हुआ पहला स्वतंत्रता संग्राम और मंगल पांडे 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत करेंगे। विद्रोह विफल हुआ परंतु कंपनी शासन समाप्त हो गया और 1857 ईस्वी की क्रांति विफल हो जाती है लेकिन कंपनी का शासन भारत समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि अब वो ज़्यादा दिन भारतीयों पर शासन नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बड़ा विस्तार क्यों हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिर इतना बड़ा विस्तार क्यों हुआ भारत में, तो तकनीकी और समुद्री शक्ति। अंग्रेज़ों के पास तकनीकी शक्ति थी और समुद्री शक्ति थी, बहुत बड़े व्यापक स्तर पे व्यापारिक लोभ और आर्थिक लाभ, उनको व्यापारिक लोभ भी था और उनको आर्थिक लाभ भी हो रहा था। भारतीय शासकों की आपसी फूट, और सबसे बड़ा कारण था भारतीय शासकों में आपसी फूट था। जैसे कि सिराजुद्दौला यहाँ पे नहीं हारता अगर उसका सेनापति उसका साथ देता, तो यहाँ पे सिराजुद्दौला भी इसलिए हारता है क्योंकि उसके खुद के राज्य में आपसी फूट थी, एक दूसरे में नहीं पटती थी। सैन्य संगठन और रणनीतिक कौशल, सैन्य संगठन भी था अंग्रेजों के पास और रणनीतिक कौशल भी था, वो रणनीति बना करके युद्ध करते थे। धोखे, षड्यंत्र और कूटनीति का इस्तेमाल, और अंग्रेज़ों ने धोखा, षड्यंत्र और कूटनीति का भरपूर इस्तेमाल किया। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। दो राजाओं के बीच में फूट डाल के उसने शासन किया और अंततः भारत को गुलाम बना लिया। और अंतिम निष्कर्ष हम लोग देखेंगे कि इस कहानी का लास्ट निचोड़ क्या निकलता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शासन तक का सफ़र तय किया। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शासन तक का सफ़र तय कर लिया। वो व्यापार के लिए आता है और भारत पे शासन कर लेता है। भारत के लोगों को देख के, भारत के राजाओं की स्थिति देख करके यहाँ पे वो शासन करने में सफल होता है। ब्रिटेन में यह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का मजबूत स्तंभ बनी और भारत में इसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया। 1858 से भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया और 1858 से भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। तो ये यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स है वो मेंस के नज़रिए से भी बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम लोग मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में हमें डिटेल्स में लिखना होता है तो टॉपिक वाइज लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपना विस्तार करती है और कैसे कैसे वो व्यापार से शासन तक का सफ़र तय करती है। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे शासन स्थापित किया।
इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत पर अपना शासन कैसे किया। तो और थोड़ा और डिटेल्स पढ़ना है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं, और इसको जानने के लिए और इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि हिस्ट्री को सीरियल वाइज पढ़ना चाहिए। अगर हम सीरियल वाइज नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी कि कौन सी कहानी है और कहाँ से शुरू हो रही है, कहीं पर ख़त्म कहाँ हो रही है। क्योंकि हम लोग कोई स्टोरी सुनते हैं तो हमें पूरी शुरू से सुननी होती है। तो हिस्ट्री भी एक कहानी है जिसको समझने के लिए हमें पूरा शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आता है। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एनिशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न हम लोग पढ़ के मेडाइवल, और मेडाइवल पढ़ के हम लोग एनिशिएंट पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोग टॉपिक 1 में हैं, उसके बाद हम लोग इसको जल्दी से ख़त्म करके टॉपिक 2 में जाने वाले हैं। तो आज हमने पढ़ा अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ों ने व्यापार से कंपनी तक का शासन का सफ़र कैसे तय किया। अंग्रेज़ आए तो थे व्यापार करने, लेकिन ये भारत की संरचना और भारत के लोगों की मानसिकता देख करके यहाँ पे ठहर जाते हैं और भारत को गुलाम बना लेते हैं, और बहुत लंबी मशक्क़त के बाद भारत को छोड़ करके जाते हैं। तब देश आज़ाद होगा। इसको हम लोग डिटेल्स वाइज आगे के चैप्टर्स में कवर अप करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्वी और दक्षिणी भाग के हिस्सों में कौन कौन से जगहों पे इनका प्रचार प्रसार हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांस, और हमारा टॉपिक 1 हो जाएगा ख़त्म। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसको और अच्छे समझने के लिए पिछला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि पिछला वीडियो देखेंगे तभी आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, और इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए, और आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये है एनसीईआरटी बेस्ड। सारा कुछ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी से ही कवर अप हो रहा है। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।